गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? मैं हारून, एकलव्य एकेडमी मेरठ से। देखो, आज जो टॉपिक है हमारा वो इकोनॉमी का टॉपिक है और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी हमारे एग्जाम हैं, चाहे सिविल सर्विस के हों या वनडे एग्जाम के हों, अभी जैसे यूपी पुलिस का नेक्स्ट टाइम अभी आने वाले हाल के दिनों में एग्जाम है, उससे संबंधित भारत में आर्थिक नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में आर्थिक नियोजन, देखो, कोई भी देश है, चाहे विकसित देश है या विकासशील देश है, अपने देश की आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर विशेष प्रकार के आर्थिक प्रयोजन करता है और उसमें योजनाएं बनाता है। उस योजना का उद्देश्य विकास की गति को आगे बढ़ाना होता है, ताकि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास की बयार पहुंच सके और उससे क्या हो कि एक विकसित देश का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इसमें आर्थिक नियोजन में विशेषकर भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में हम आयोजन देखेंगे 1947 के बाद से। जब भारत हमारा आजाद हुआ था उसके बाद से केंद्रीय सरकार ने या राज्य सरकारों ने जो आयोजन है उनको किस किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया और उस गति का आज ये परिणाम है कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में से एक है। ठीक है, उसके भारत के द्विपक्षीय संबंध की बात हो, चाहे बहुपक्षीय संबंधों की बात हो या अन्य जो आर्थिक मंच है वैश्विक पटल पर उनकी बात हो, उसमें भारत की भागीदारी प्रमुख रूप से दिखती है। जैसे भारत G7 का सदस्य नहीं है, परंतु भारत की बाजार को देखते हुए, भारत की आर्थिक गतिविधि को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उस आयोजन में बुलाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए वहां ये देखा जाता है कि वहां आयोजन का जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे हम। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं, जो आपके हर एग्जाम में आएंगे और वो काफी रिपीट भी होती हैं और उनसे संबंधित प्रश्न ही एग्जाम में आयोजना से लेकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी कई बार आया है, वनडे एग्जाम में भी कई बार आता है और यूपीएससी में भी कई बार आया है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देने से पहले, उसका आंसर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो देखो इसमें क्या है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ चार नाम हैं, गुन्नार मिर्डल हैं, W.A. लेविस हैं, R. नर्कसे हैं और A. सैमुअल्स हैं। अब देखो, पिछड़े देशों के लिए यदि रोलिंग प्लान की बात की जाए तो गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल द्वारा। अच्छा, रोलिंग प्लान है क्या? ये मतलब ये सोच क्या है, ये किस प्रकार से उन्होंने प्रतिपादित किया था? तो देखो, उन्होंने सुझाव दिया कि जो पिछड़े देश हैं, यदि उनमें विकासशील जो देश हैं, यदि उनको विकास की ओर आगे ले जाना है तो आपको मुख्यतः तीन प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तीन प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। किस देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। उन्होंने बताया कि आप तीन प्रकार की योजनाएं बनाएंगे यदि आपको विकास करना है, यानी कि लघु योजनाएं, इसको लघु योजनाएं, लघुकालीन लिखेंगे, लघुकालीन योजनाएं, मध्यकालीन योजनाएं और दीर्घकालीन योजनाएं। तो यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जो योजनाएं हैं पिछड़े देशों के लिए, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम?
रोलिंग प्लान की बात करें कि रोलिंग प्लान क्या था, तो उन्होंने बताया था कि 3 प्रकार के हमें आयोजन करने पड़ेंगे, लघुकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसके आधार पर हम चीजों को देखेंगे। तो ये लघुकालीन या अल्पकालीन जो हैं, ये ऐसी योजनाएं हैं जो त्वरित हों, यानी कि जिनका लगभग एक वर्ष में समापन हो सके, यानी कि 1 साल के लिए योजनाएं बनाएं और वो 1 साल में इंप्लीमेंट होकर वो अपने अंतिम रूप तक पहुंच सके। कुछ मध्यम योजनाएं होती हैं, ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका आयोजन 2 से लेकर 5 वर्ष में किया जाना चाहिए। ठीक है, 2 से लेकर 5 वर्ष में किया जाना चाहिए। और तीसरी होती है दीर्घकालीन योजनाएं, जिनका आयोजन 5 वर्ष से अधिक के लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए? 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो इसमें क्या है, 3 सेक्टर देख लिए उन्होंने, यानी कि 3 क्षेत्र छाट लिए। क्या है? अल्पकालीन, यानी कि जो थोड़े समय के लिए इंप्लीमेंट हो जाएं। दूसरे हैं मध्यमकालीन, जो लगभग 2 से 5 वर्ष के मध्यम चले। और अगले क्या है? 5 वर्ष से अधिकतम लगभग 15 वर्ष तक वो चलते रहें। तो इस प्रकार की 3 योजनाएं थी, जिसको क्या कहा गया है? रोलिंग प्लान। अच्छा, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, स्वीडिश अर्थशास्त्री। कहाँ के थे? स्वीडिश अर्थशास्त्री थे। अब इन्हें 1974 में गुन्नार मिडल को अर्थव्यवस्था का नोबेल भी मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला था इनको? नोबेल भी मिला था, गुन्नार मिडल को। अब इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, ये समझ में आ गई होगी, यानी कि 3 प्रकार की योजनाएं हमें बनानी चाहिए रोलिंग प्लान के अनुसार। अब इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, बहुत पूछी जाती है। कौन सी पुस्तक? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये अक्सर करके पूछी जाती है। तो देखो, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। और पुस्तक कौन सी? एशियन ड्रामा। इन्हें 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार। अब देखो, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना के लिए एक योजना आयोग बनाया। क्या बना? योजना आयोग बना। योजना आयोग इंपॉर्टेंट है। केसी नियोगी, किसके? केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर भारत में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा कैसे बना था? केवल मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव बना और उसी के माध्यम से एक, ये कह सकते हैं कि परामर्श निकाय का आयोजन हुआ, जिसका नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है, इसकी डेट भी पूछ लेता है। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब देखो, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन अध्यक्ष होते थे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष होते थे कौन? भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि जो व्यक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। इसमें एक उपाध्यक्ष का पद भी होता था, एक उपाध्यक्ष भी होता था। तो भारत के जो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में बना है। तो योजना आयोग किसके समय बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता था, और उपाध्यक्ष जो था
वो कैबिनेट मंत्री की बराबर पावर रखता था, यानी कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की बराबर उसकी शक्तियां होती थी। और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब देखो यहाँ है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार। तो देखो अंतिम अधिकार की बात चली है, तो अब यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। तो यहाँ यदि बात की जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार, तो किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद को है। यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे कौन? योजना आयोग। परंतु उसको अंतिम रूप से स्वीकार कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग का, सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब देखो मैंने एक चीज बताई, योजना आयोग के अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग जो है इसको 2015 में, यानी कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर क्या आया? नीति आयोग आया। कौन आया? नीति आयोग आया। कौन बना? नीति आयोग बना। अब देखो योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर यह है कि ये सहकारी संघवाद के आधार पर आधारित है। सहकारी संघवाद, यानी कि अब जो योजनाएं बनेंगी एक तो वो लॉन्ग टर्म की होंगी, दूसरा उसमें राज्यों की जो सहभागिता है वो अधिक होगी। राज्यों की जो सहभागिता है वो क्या होगी? अधिक होगी। तो पूछा जाता है नीति आयोग, NITI। तो देखो एक प्रश्न पीछे रह गया था, मैं अभी नीति आयोग को बताऊंगा कि जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या हुआ? नीति आयोग बना, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्था। ठीक है, क्या बना? नीति आयोग बना। और ये क्या है? सहकारी संघवाद के आधार पर ये बना हुआ है। तो सहकारी संघवाद क्या है? यानी कि जहां राज्यों की सहभागिता वो अधिक हो। पहले क्या था? योजना आयोग में केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती थी, प्रधानमंत्री और उसके सदस्य वो निर्णय लेते थे, परंतु इसके बाद क्या हुआ? अब सहकारी संघवाद के आधार पर राज्यों की जो भूमिका है वो अधिक आगे बढ़ी है, और उसके बाद नीति आयोग बना है। अब देखें एक चीज है राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी इसका समापन नहीं किया गया, परंतु इसकी जो इंपॉर्टेंस है आज के समय में वो गौण है, यानी कि इसका कोई विशेष कार्य बचा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जो नीति आयोग है यही सुपर जो थिंक टैंक है उसकी भांति ये कार्य करता है। ठीक है ना? तो योजना आयोग से संबंधित प्रश्नों और राष्ट्रीय विकास परिषद से, तो पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको था? राष्ट्रीय विकास परिषद को था। और 12 पंचवर्षीय, कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चली थी 2017 तक। 2012 से 2017 के मध्य अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसको जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब देखो पूछ लिया जाता है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में योजना के आरंभ से, तो अभी मैं बता रहा था अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं प्रकाश में आई थी, यानी कि उनको लागू किया गया था। कब से?
1951 से लेकर 1956 तक पहली थी, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। दूसरी 1956 से लेकर 1961 थी। तीसरी 1961 से लेकर 1966 थी। अब देखो, ये पूछ रहा अनाच्छादित वर्ष, यानी कि ऐसे वर्ष जिनमें ब्रेक हुआ हो, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें ब्रेक हुआ हो, उनमें अवकाश आया हो, ऐसी कुल वर्षों की संख्या बतानी है। तो अब इसमें क्या था, 1961 से और 66, यानी कि चीन का युद्ध हुआ भारत के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो उस दो युद्धों के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी, इसलिए जो है यहाँ योजना अवकाश का काम किया गया, यानी कि 1966 से और 1969 तक 3 वर्षों में योजना अवकाश हुआ। तो यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 1974 के बीच आई। तो यानी कि यहाँ जो है 3 वर्ष जो है अवकाश रहा। समझ आई बात। अब जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 1979 तक थी। अब यहाँ क्या हुआ, 1974 के बाद 1975 में आपातकाल लग जाता है और 1978 में जो है जनता दल की सरकार आ जाती है जो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देती है और वहां 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आ जाता है। यानी कि यहाँ बीच में 2 वर्ष का 1978 से और 1980 तक क्या आ जाता है, अनवरत योजना को लागू कर देते हैं। तो यहाँ 2 वर्ष का, यहाँ अब छठी पंचवर्षीय योजना फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, वो 1980 से और 85, तो यानी कि 2 वर्षों का अवकाश यहाँ रह जाता है। अब यहाँ अगली पंचवर्षीय योजना थी सातवीं 1985 से 90। अब 90 के दशक में यानी कि 90 के डिकेड में क्या होता है, भारत में आर्थिक सुधार होते हैं 1991 में, और 1991 के सुधार के कारण भारत पर कर्जा भी अधिक हो चुका था उस समय। तो इस कारण 2 वर्ष का अवकाश फिर लिया जाता है, यानी कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है वो शुरू होती है 1992 से और 1997। इसके बाद कोई ब्रेक नहीं लगता, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 12 और 12 से 17, यानी कि अंतिम। तो ये पूछ रहा है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो 3 वर्ष ये हो गए, 2 वर्ष ये हो गए जब अनवरत योजना रूलिंग प्लान आया था, और 2 वर्ष ये हो गए यहाँ। तो कितने हो गए कुल मिलाकर, 7 वर्ष। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 7 वर्ष। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अवकाश रहा है योजना में वो कितना रहा है कुल मिलाकर प्रारंभ से लेकर 2017 तक, तो केवल 7 वर्षों का रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है, यानी कि किस सेक्टर से मिलता है, द्वितीय सेक्टर से मिलेगा, प्राथमिक सेक्टर से मिलेगा, तृतीय सेक्टर से मिलेगा, या किसी से नहीं मिलेगा। तो देखो पहले तो समझना पड़ेगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां कच्चा माल विशेषकर कृषिगत कार्य होते हैं। ठीक है, कृषिगत कार्य होते हैं, प्राथमिक सेक्टर उस क्षेत्र को कहा जाता है। जो द्वितीयक सेक्टर होता है उसको विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि जहां विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि ये कह सकते हैं कि जहां कृषिगत कार्य यानी कि जो कच्चा माल है उसकी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। यानी कि हम क्या ले गए, कच्चा माल ले गए, कच्चे माल से कुछ बनाएंगे, उसको विनिर्मित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। अब जो टर्सरी सेक्टर होगा, तृतीय क्षेत्र होगा, वो होगा सेवा क्षेत्र का। किसका होगा, सेवा क्षेत्र का। तो अब क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर से निर्धारित की जा सकती है, यानी कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें प्राथमिक सेक्टर महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वहां कृषिगत कार्य अधिक होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ भी कृषिगत कार्य अधिक हैं, परंतु जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान भी अधिक है। तो यानी कि भारत की जो वर्तमान समय में यदि आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग, शायद 57% के आसपास की बात कर रहे हैं हम,
ये आंकड़ा हो सकता है एग्जैक्ट हो, 1-2% ऊपर नीचे हो, लगभग किससे, तृतीय सेक्टर से प्राप्त हो रहा है, जिसमें रेलवे है, बैंकिंग है, सेवाएं हैं, ये सभी किसमें आ रही, तृतीय क्षेत्र में आ रही हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त हो रहा है, तृतीय क्षेत्र से, यानी कि तृतीय सेक्टर से प्राप्त हो रहा है। तो जो देश जितना अधिक विकसित होगा उसमें तृतीय क्षेत्र जो होगा वो उतना अधिक मजबूत होगा, और जो क्षेत्र विकासशील अधिक होगा या अविकसित होगा उसमें प्राथमिक सेक्टर का योगदान अधिक होगा। तो ये कहा जाता है जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है उसका योगदान कम हो रहा है और तृतीय जो क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ रहा है। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, 2012 से 17 तक रही है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो कुल मिलाकर क्या दिशा निर्देश पत्र, यानी कि इसकी थीम एक तरीके से कह सकते हैं हम क्या रही है। तो यानी कि जो प्रारंभ में यानी कि जब ये योजना आई थी तो इसका उद्देश्य यानी कि जो विकास दर थी लगभग 9% निर्धारित की गई थी, परंतु बाद में इसको 8% कर दिया था। और जो कृषि क्षेत्र की दर थी यानी कि कृषि क्षेत्र की जो दर थी वो कितनी लक्षित की गई थी, 4% लक्षित की गई थी। ये चीज ध्यान रखनी, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसका जो प्रकरण था यानी कि जो इसका दिशा निर्देश था वो क्या कह सकते हैं हम अभी, यह तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। क्या था इसका जो थीम थी, तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी कि एक ये कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो हर क्षेत्र में समान रूप से जाए, यानी कि चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो, या तीसरी दूसरी बात ये कह सकते हैं कि समाज के अंतिम बिंदु तक विकास कार्य किए जाएं। और तीव्र यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन दी है यानी कि जो समय अवधि है उस अवधि के अंतर्गत ही पूरे किए जाएं। तो यानी कि तीव्र संपोषण और अधिक समावेशी, यानी कि जिन क्षेत्रों में अभी काम नहीं हुआ है उन क्षेत्रों पर भी काम करने की आवश्यकता है और उन पर ही टारगेट किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। अभी हमने जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें हम देख रहे थे राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य का संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ये पहला जो आंसर है इसका वो ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जब बनती थी, अब नहीं बनती, तो पंचवर्षीय योजनाओं के जब योजना आयोग व्यवहारिक रूप से देखता था तो उन पर अंतिम मोहर या अंतिम रूप से स्टैंप या उनका अनुमोदन कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, आज भी हैं, परंतु राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आज महत्व है वो लगभग गौण है, संस्था बनी हुई है। अब देखो, निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि सीधी सी बात ये पूछा जा रहा है कि जिस समय जो ये संस्थाएं या योजनाएं बनी हैं वो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक वो कालक्रम में लगानी है। ठीक है ना, तो ये तब लग जाएंगी यदि हमारे इनके डेट याद हो विधिवत रूप से। तो देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 था। तो संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, 1951 में। कब प्रस्तुत की गई थी, 1951 में, यानी कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अभी बताया था पीछे 1952 में। तीसरा है, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, यानी कि अवमूल्यन कहते हैं कि जो मुद्रा है उसका जो मूल्य है वो कम कर दिया जाए। मुद्रा का जो मूल्य है
वो अन्य मुद्राओं के सापेक्ष, विशेषकर डॉलर के सापेक्ष आजकल बात होती है क्योंकि व्यवहारिक मुद्रा है, उसके सापेक्ष कम किया जाए। ठीक है, तो मुद्रा का अवमूल्यन भारत में पहली बार 1949 में किया गया। चौथा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखो 1945, यानी कि भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है, यानी कि 1945। तो यानी कि अब यदि क्रम देखा जाए तो पहले क्रम पर 1945 में ये रहा, दूसरा 1949 मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, तीसरा पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई, और अंतिम में कौन बचा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लें। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में बात हो गई है। अभी हम बात करेंगे पहले मुद्रा के अवमूल्यन की, यानी कि कोई भी देश है वो डॉलर के सापेक्ष, हम ये कह सकते हैं क्योंकि सर्वमान्य मुद्रा क्या मानते हैं आज? अमेरिकन डॉलर को मानते हैं, उसके सापेक्ष अपनी मुद्रा का जो मूल्य है वो कम कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो देखो मुद्रा का अवमूल्यन जो है भारत में 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार, ये पूछा जाता है प्रश्न, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है? और क्यों किया जाता है वो भी बताऊंगा। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1993 में। यानी कि 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। सॉरी, 1991 में किया गया था इसमें। अभी देखो मुद्रा, अब ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि प्रश्न मुद्रा का अवमूल्यन भारत ने अभी तक कितनी बार किया है? 1949, 1966 और 1991, 3 बार किया है। अब मुद्रा अवमूल्यन क्या है? मुद्रा अवमूल्यन है कि डॉलर के सापेक्ष, विशेषकर या कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपने मूल्य का ह्रास करना। सपोज करो डॉलर की कीमत अभी कितनी है? लगभग 80 रुपए मान लो, कि यानी कि $1 बराबर 80 रुपए का है। अब भारत क्या करेगा? इस $1 की कीमत को कितनी कर लेगा? 85 या 90 रुपए कर लेगा। तो यानी कि भारत की तो मुद्रा की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। क्यों? उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कि जितना आगे बढ़ाएंगे यदि हम पीछे की ओर लाएंगे, यानी $1 1 रुपए के बराबर, तो मजबूत हो जाएगी ना वो मुद्रा क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। यदि हम उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी कि और आगे को ले जाएंगे, 100 कर देंगे, तो और कमजोर हो जाएगी। तो अब कोई भी देश क्या करता है? आयात करता है और निर्यात करता है। कोई भी देश आयात करता है और निर्यात करता है। तो इससे क्या होता है? यदि हम अपनी जो मुद्रा है उसको हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात पर क्या अंतर पड़ेगा? तो हम देखते हैं जो हमारे आयात हैं वो क्या हो जाएंगे? अब $1 में पहले 80 रुपए ले रहा था, अब कोई व्यक्ति 1 रुपए में कितने? $90, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो हमारे जो आयात हैं, जो हम जिनको हम खरीद रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। यानी कि कोई भारतीय व्यक्ति आयात करेगा कहां से? विदेश से, तो वो क्या हो जाएगा? महंगा। और जो निर्यात है उसको तो फायदा हो रहा है। तो यानी कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो विनिर्माण क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा? लाभ की स्थिति में हो जाएगा। हालांकि ये कैसा है? क्षणिक होता है। ये कैसी स्थिति होती है? सुधारने के लिए आर्थिक व्यवस्था का क्षणिक होती है। हालांकि चीन समय समय पर करता रहता है। जैसे अब सपोज करो हमें कोई टीवी मंगाना है, या हम ये कह सकते हैं हमें एक चॉकलेट मंगानी है, तो एक चॉकलेट जो है वो $1 की है। तो $1 की है, अभी हमें कितने रुपए खर्च करने पड़े? 80 रुपए।
यानी कि सामान्य कंडीशन में। अब हो गया मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, हमें फिर एक चॉकलेट मंगानी है, तो उस चॉकलेट की पहले कीमत थी 80 रुपए, अब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, भारत सरकार ने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, तो अब वही चॉकलेट कितने की होगी हमारी, 85 या 90 रुपए की, तो हमें महंगी होगी ना, तो आयात क्या हुआ, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो, तो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। समझ आई बात। इसी में क्या है दूसरी चीज, अब निर्यात, सपोज करो यहाँ से चॉकलेट जा रही है, वही चॉकलेट हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले जो चॉकलेट की कीमत, हमें एक चॉकलेट कितने रुपए मिल रहे थे, 80 रुपए मिल रहे थे, एक चॉकलेट के कितने मिल रहे थे हमें, 80 रुपए मिल रहे थे। अब क्या है, कितने रुपए मिल रहे हैं, जब अवमूल्यन हुआ मुद्रा का, अब मिल रहे हैं 85 या 90 रुपए, तो फायदा हुआ हमें 5 या 10 रुपए का, जितना अवमूल्यन किया। तो ये है, तो ये किसके लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए किया जाता है। समझ आई बात। अब बात करेंगे हम आईएमएफ की। आईएमएफ 1945 में बना था आईएमएफ, और वर्ल्ड बैंक के साथ बना था। किसके साथ बना था, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो एक शहर है अमेरिका का ब्रिटेन वुड, तो वहां पर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद असल में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद एक विश्व के सामने आर्थिक विनियमों को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस भी लगभग समाप्त हो चुका था, उसके बाद यूएनओ बना। तो अब यहाँ आर्थिक गतिविधि, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से वैश्विक स्तर को, विश्व के देशों को बाहर निकालने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी कि जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाए। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो संस्थाओं का गठन हुआ 1945 में, और भारत 1945 में ही सदस्य बन गया, यानी कि ये कह सकते हैं भारत जो है संस्थापक सदस्य देश है किसका, आईएमएफ का। तो यानी कि आईएमएफ क्या करती है, वित्तीय स्थिरता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। किसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है, वित्तीय स्थिरता को। अब यहाँ है जो आईएमएफ, वर्तमान में इसके पूछा जाता है 190 मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, 190। जो इसका हेडक्वार्टर है वो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी जो हेड हैं, यानी कि जो इसके प्रमुख हैं, वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। कौन है, क्रिस्टीना क्रिस्टीना, अरे क्या हो रहा है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। कौन है, आईएमएफ की हेड है। तो पूछा जाता है कि आईएमएफ में कितने मेंबर हैं, 190 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है, और क्रिस्टीना जॉर्जीवा क्या है, इसकी हेड है। तो ध्यान रखना है, आईएमएफ से संबंधित प्रश्न, अवमूल्यन की बात होगी, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात होगी, और पंचवर्षीय योजना की बात होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अभी बताया था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इंपोर्टेंट है, डेट याद रखनी है। उद्योगों के साथ, सॉरी, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। अब देखो, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। अब देखो, ये बात कर रहा है पंचवर्षीय योजना या में कि कौन सी ऐसी योजना थी जिसके कारण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो ध्यान रखना है, जो प्रथम योजना थी पंचवर्षीय, वो कृषिगत कार्यों के लिए थी, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1956 से 61 के बीच था। कब से, 56 से 61 के बीच था। और मॉडल क्या था इसका, महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। इसमें क्या था, तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई थी, तीव्र औद्योगिकीकरण की बात की गई थी। और इस पर जो है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है कारखाने स्थापित किए हुए थे, भारी उद्योग स्थापित किए गए थे, रूस के, जापान, रूस के, ब्रिटेन के और जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो अब महालनोबिस कौन थे,
जो महान लोग हैं ये भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद थे। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि कब, 29 जून को, कब, 29 जून को प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, जो उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति योजना थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, 56 से, सॉरी 1956 से गलत लिखा गया, 1956 से 61 के बीच ये पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि से, तो देखो पहले तो जो टर्म है उनको हमें समझना होगा कि सीआरआर क्या है। ठीक है, इसकी है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इसको बोलते हैं। अब देखो, सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी विनिवेश आता है, वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। अब देखो, अब हमें सीआरआर का मतलब पता है कि कैश रिजर्व रेशो है। क्या मतलब है इसका? कैश रिजर्व रेशो। तो देखो, हमारी जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। कौन सी है? आरबीआई है। और जो मौद्रिक नीति बनाती है वो आरबीआई के संरक्षण में बनती है, जो मौद्रिक नीति बनती है। तो अब आरबीआई क्या है, समय समय पर जो है बैंक दर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, इन सब में जो है परिवर्तन करना चाहती कर देती है। और वो किस आधार पर करती है? कि बाजार के आधार पर, कि बाजार की जो स्थिति है वो किस प्रकार है, कि तेज है, मंदा है, नौकरियों में कमी है या अधिकता है, उसी के आधार पर काम करती है। तो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो। यानी कि कैश रिजर्व रेशो ऐसा होता है कि केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका एक हिस्सा, एक अनुपात अपने पास रिजर्व रखती है। ठीक है, यानी कि सपोज करो 100 रुपए हैं किसी बैंक के पास, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, सपोज करो 4% है सीआरआर, तो 4% हिस्सा क्या है? आरबीआई अपने पास रखेगा। किसका? उसकी जो कुल पूंजी है उस कमर्शियल बैंक की। तो उसमें क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो अब इसमें क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सीआरआर में वृद्धि हो रही है। तो अब देखो, जब वृद्धि होगी, यानी कि अभी बताया था किसी बैंक के पास सपोज करो 100 रुपए हैं और जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 4% का सीआरआर है। जो रेट है कितना है सीआरआर? कैश रिजर्व रेशो 4% है, यानी कि 4 रुपए क्या है आरबीआई अपने पास रख रही है। अब क्या हुआ कि सीआरआर में वृद्धि कर दी, 5% कर दी, 6% कर दी, जितना भी है। तो सपोज करो अभी 4% है, फिर 6% कर दी, तो अभी कितने रुपए आरबीआई के पास जा रहे हैं? 6 रुपए। तो जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, मनी का प्रवाह है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। यदि सीआरआर में वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। समझ आई बात? जो ये एक जो काम है, जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो उसके में भी सीआरआर की वृद्धि आरबीआई करता है। यानी कि ये उसके ये कह सकते हैं कि परिणाम हैं या उद्देश्य हैं कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। अभी ये तीसरी बार आ चुका है प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। तो सीधी बात है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से किसका संबंध है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है भारत मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। नहीं, क्या करेगा? ये अनुमोदन करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये पीछे बताया 2-3 बार आ चुका है प्रश्न।
12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ये अभी बताया था, तीसरी बार फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो जो कार्यकाल था कितना था, 12 से 17, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो समाप्त की गई। अब क्या है इसके स्थान पर योजना आयोग के, नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। अब ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की, यानी कि जैसे हमने रोलिंग प्लान में पढ़ा था उसी प्रकार की योजनाएं बना रहा है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। कौन, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष, यानी कि प्रश्न क्या है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम था वो 1975 में प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो था क्या है, इस पर विशेष रूप से फोकस दिया गया था, शिक्षा पर, पिछड़ेपन पर, बहुत सारी जो योजनाएं थी जिस पर पिछड़ रहे थे लोग, उनको इस प्रकार से करने की कोशिश की गई थी ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, तो पूछ जाता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके कार्यकाल का था, तो ये आपातकाल में इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को लागू किया था, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी। अभी देखो, जब रोलिंग प्लान बताया जा रहा था, रोलिंग प्लान का मतलब अनवरत योजना ही थी, तो 1978 से 79, कहीं कहीं पर 1978 से 80 भी आता है, ध्यान रखना है, कहीं एग्जाम में 2 बरस भी पूछ लेता है। अब देखो, कार्यशील क्यों थी, क्योंकि आपको याद है अभी बताया था 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, आपातकाल लगाया था। उसके बाद चुनाव हुए और 1978 में किसकी सरकार बनी, जनता दल की। किसकी सरकार बनी, जनता दल की। कौन पीएम बने, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, तो मोरारजी देसाई थे। तो उन्होंने क्या किया, जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 1974 से 1979 के बीच जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5वीं, उसको पहले ही समाप्त कर दिया और 1978 में क्या लागू कर दी, अनवरत योजना लागू कर दी। और इसका उद्देश्य था कि जो विकास की क्रियाएं, अनवरत योजना में मैंने अभी भी बताया था कि इस प्रकार से कार्य किया जाए कि पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा की जाए और योजनाओं को इस प्रकार बांटा जाए कि एक अल्पकालिक योजना हो, एक दीर्घकालिक योजना हो, एक मध्यकालिक योजना हो, तो उस आधार पर किया गया था। तो रोलिंग प्लान के प्रवर्तक कौन थे, गुन्नार मिल्टन थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भोजन काम और उत्पादन का नारा, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देखो, ये जो भोजन इंपॉर्टेंट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक था। भोजन काम और उत्पादन, यानी कि भोजन भी मिले, काम भी मिले, और जब काम मिलेगा तो हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये नारा था, हालांकि नारे आज तक भी लग रहे हैं, पूरे कम होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये फिर से आया है, क्या है, पंचवर्षीय योजना का सामान्य पंचवर्षीय देख रहे हैं। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का सामान्य प्रारूप तैयार। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित देखरेख नहीं करती, समीक्षा करती है। क्या कहेंगे हम, नहीं, योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती नहीं, ये भी नहीं करेगी। पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति की देखरेख करती है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, योजनाओं के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित की नहीं, उनका क्या करेगी, ये राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करेगी। समीक्षा करने के बाद क्या करेगी, वो उसका लक्ष्य निर्धारित करेगी, सॉरी, उसको अनुमोदित करेगी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है, राष्ट्रीय योजनाओं की
समीक्षा करना। समीक्षा के बाद क्या करती है वो? अनुमोदित कर देती है। भारत का योजना आयोग है की जगह था लिख देंगे इसको, क्योंकि अब क्या हुआ? था हुआ है। अब योजना आयोग की जगह क्या आया है? नीति आयोग आया है। क्या आया है? नीति आयोग आया है। और कब बना है नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को बना है। 1 जनवरी 2015 को बना है। अब स्वायत्त शासी संस्था है, सलाहकार संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। तो देखो बताया था कि ये कैसी संस्था है? एक सलाहकार संस्था थी। कैसी संस्था थी? एक सलाहकार संस्था थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो देखो बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 1966 में, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसी में, और भारत चीन युद्ध हुआ, जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है डावाडोल हो गई, जिस कारण भारत ने 3 वर्ष के लिए योजना की अवधि से अवकाश दिया था, और उसी को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहा जाता है। 1966 से 69 यानी कि 3 वर्ष। यहाँ 3 वार्षिक योजनाएं चली थी जो एक एक वर्ष की अवधि में थी। अगला प्रश्न है, फिर से आया, ये बहुत बार आया है प्रश्न। पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने का भारत में अंतिम प्राधिकारी, तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये भी नहीं होती है। योजना आयोग योजना बनाता है, ये भी नहीं होता। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं हो। इसमें कौन होगा? राष्ट्रीय, इसमें से कोई नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होगी? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, अभी राष्ट्रीय नियोजन के में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखो रोलिंग प्लान फिर से आया तीसरी चौथी बार। अब कब? जनता सरकार के द्वारा, जो जनता दल की सरकार बनी थी, अभी बताया था पीछे, 1978 में। किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। किसके समय? मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी यही थे। 2 वर्ष का था ये रोलिंग प्लान इस समय। अगला प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हो गया, योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। सामाजिक, इसमें गलत लिख रहा है मुझे लग रहा। निर्धनता का उन्मूलन नहीं, समष्टि ये भी नहीं था, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास ये भी नहीं था, ये गलत है। हालांकि इसमें सामाजिक न्याय के साथ नहीं, ये भी नहीं करेंगे। ये चारों प्रश्न ये गलत हैं, हालांकि सामाजिक न्याय आ जाना चाहिए इसमें। क्योंकि समावेशी विकास था उसमें। निर्धनता का उन्मूलन, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। यहाँ भी समावेशी विकास था, तो इसका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा, ये क्योंकि थीम इसमें दे ही नहीं रखी उसकी। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से, ये फिर वही आ गया है, रिपीट क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। आगे है, भारत में योजना, अगला प्रश्न है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो देखो, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके मुख्य वास्तुकार थे पीसी महालनोबिस। हालांकि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी सहयोगी थे, परंतु मुख्य वास्तुकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। और ये क्या थे? सांख्यिकीय थे। और इन्हीं के बर्थडे पर यानी कि 29 जून को क्या मनाया जाता है? अभी बताया था,
सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? यानी कि स्थिरता के साथ विकास नहीं, तीसरी में भी नहीं था, चौथी में स्थिरता के साथ विकास था, आगे क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। यानी कि स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य अपनाया गया था, ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना में ना शायद, एक बार देख लूंगा मैं, इसको बता दूंगा। तो अब देखो ये क्या है कि स्वयं संपोषित विकास योजना का उद्देश्य, यानी कि ऐसा विकास हो जिसमें भारतीय आगे पेज पे लिख देते हैं। यानी कि विकास को इस प्रकार करना कि वो सभी क्षेत्रों में लगभग बराबर की स्थिति में आ जाए, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, आर्थिक नियोजन एक विषय है, यानी कि जो आर्थिक नियोजन है ये एक विषय है, किसका? समवर्ती सूची का, राज्य सूची का या संघ सूची का? देखो ये संविधान का प्रश्न भी है, यानी कि संविधान के साथ साथ इकोनॉमी का भी प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि जो है सूची दे रखी है सातवीं अनुसूची में, किसमें? संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दे रखी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इसमें क्या है सातवीं अनुसूची में, और ये सातवीं अनुसूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, यानी कि इसमें ऐसे विषय दिए हुए हैं जिन पर जिनका अधिकार है। जैसे संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, यानी कि संसद। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कौन सरकार कानून बना सकती है? राज्य सरकार, यानी कि विधानमंडल। और तीसरी है समवर्ती सूची, यानी कि ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि संघीय सरकार भी और राज्य सरकार भी। परंतु समवर्ती सूची के संबंध में एक चीज है, यदि किसी विषय, यहाँ सपोज करो शिक्षा है, यदि राज्य सूची ने भी, राज्य सरकार ने भी उस पर बना दिया कानून और संघ क्षेत्र ने भी कानून बना दिया, तो उस स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। तो खैर ये बात रही संविधान की। अब इसमें क्या, आर्थिक नियोजन विषय ये पूछा गया है प्रश्न में। तो जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का वो विषय है, यानी कि इस पर कानून केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, यानी कि समवर्ती सूची पर दोनों विषय बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य सरकार भी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण है? तो देखो अभी क्या था, पहले योजना आयोग था, अब कौन है? नीति आयोग है। अब कौन है? नीति आयोग है, जो किसका पता लगाता है? गरीबी का, यानी कि निर्धनता का पता लगाता है। तो यानी कि निर्धनता की जो सामान्य परिभाषा है, ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सामान्य अर्थों में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी उसके पास जो न्यूनतम विषय वस्तु, जो न्यूनतम पैसा होना चाहिए वो भी नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति अपने पास मकान, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसकी भी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो व्यक्ति कैसा है? गरीब है। तो निर्धनता के जो आंकड़े हैं पहले योजना आयोग देता था, अब कौन देता है? नीति आयोग।
तो योजना आयोग ने एक फॉर्मूला निकाला कि भाई कोई व्यक्ति कैसे गरीब है, तो उसने कैलोरी मापन को आधार माना। किसको माना? कैलोरी मापन को। यानी कि उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। जो व्यक्ति ग्रहण नहीं पार कर पा रहा वो क्या है? गरीब है। किसकी परिभाषा है? योजना आयोग की। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक श्रम होता है इसलिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और शहरी क्षेत्र में गांव के मुकाबले कम श्रम होता है इसलिए उसमें कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलोरी मापन को आधार माना किसने? योजना आयोग ने। यानी कि 2400 कैलोरी कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्र में। जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रही प्रतिदिन तो वो क्या है? गरीब है। समझ में आई बात? अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। यानी कि कैसे किया गया था? संविधान के अंतर्गत? नहीं। संसद के एक नियम के अंतर्गत? नहीं बताया है। लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा? नहीं। कैसे किया गया था? मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। और कैसे बनाया गया था इसको? किया गया था यानी कि एक सलाहकारी संस्था के रूप में। संस्था के रूप में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, तो किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो देखो अभी क्या है, जब नीति योजना आयोग समाप्त हुआ तो क्या बनाया? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अंतर्गत ही, यानी कि किसके अंतर्गत? नीति आयोग के अंतर्गत ही एक ऐसा कार्यालय बनाया जो विकास की, अनुवीक्षण की और मूल्यांकन की दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। यानी कि वो क्या करता है? एक उस पर फीडबैक लेता है, उसकी समीक्षा करता है। और कौन है वो? नीति आयोग के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? नीति आयोग के अंतर्गत। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अब नीति आयोग है और उसमें जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं उनका जो काम है वो विकास, अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? यानी कि आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा गया? वित्त आयोग, वित्त योजना, वित्त केंद्रीय मंत्री परिषद, ये कहा गया योजना आयोग को। क्यों कहा गया? कि भाई योजना आयोग के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती थी और वो आर्थिक आयोजना के सारे पैमानों पर काम करता था। यानी कि एक तरीके से उनको संपूर्ण शक्ति थी, इसलिए उसको क्या कहा गया? आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? प्रश्न क्या है कि सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको बताना है। क्या है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। बिल्कुल ठीक है। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। दूसरा है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसको भी देखेंगे। अगला है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। अभी बताया है। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बताया था। तो इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, यानी कि ऐसा अध्यक्ष जिसका एक कार्यकाल हो। इसमें क्या हो? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है इसमें? पदेन अध्यक्ष। और कौन होता है इसका अध्यक्ष? भारतीय पीएम। यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेगा वही क्या होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष। तो इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना है कौन सा गलत है, दूसरा इसका गलत है। सहकारी संघवाद यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्यों का सहयोग भी लिया जाए, यानी कि केंद्रीय सरकार कोई भी कार्य करने के लिए आयोजना का यदि निर्माण करिए तो उसमें राज्यों की भी जो भागीदारी है, जो सहभागिता है, वो उसका पूरा ख्याल रखा जाए। अगला प्रश्न, इंडिया विजन 2020 ये विकास का पैमाना था कि 2020 तक भारत का स्वरूप कैसा होगा। ये प्रधानमंत्री
स्वर्गीय अटल बिहारी के कार्यकाल में आया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? एसपी गुप्ता, पंत समिति, मल्होत्रा समिति। तो ये मल्होत्रा समिति के द्वारा तैयार किया गया था और इसको बताया था कि 2020 तक इंडिया का जो विकास का स्वरूप है वो कैसे होगा। तो एक खाका था, एक ड्राफ्ट था जो बताया गया था। अगला प्रश्न है, प्रमुख व्यू रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? तो जिसमें महिलाओं को लेकर पहली बार बात की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो महिला अंश को लेकर पहली बार 9वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी कि महिलाओं के लिए भी जो योजना है, जो आयोजन है, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और योजना का प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि जिसमें महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति या उनका जो विकास है वो पूर्ण रूप से हो सके। तो किस पंचवर्षीय योजना की बात है? 9वीं पंचवर्षीय योजना की इसमें बात है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनाव हार गई? तो देखो, आपको ध्यान रखना है, बताया था 1978 में जो है रोलिंग प्लान आया था, जनता दल की सरकार बनी थी और वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको ब्रेक कर दिया था। तो प्रश्न क्या पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और चुनाव हुए थे? तो आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 को। और उस समय कौन सी योजना चल रही थी? 1974 से 79। कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 5वीं। तो कब से कब तक थी? 74 से 79। तो कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5वीं। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरओ 2016 में भी आया था ये और यूपीएससी में भी आया है। तो नहीं, नहीं नहीं सॉरी, इसमें नहीं था ये। अच्छा, सर, तो किस योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो देखो, जो समाजवादी ढांचा था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्वरूप था। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है कि जो आर्थिक संसाधन है वो समाज के अंतिम रूप तक जाने चाहिए। तो ये क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा दशक, दशक की बात हो रही, दशक कितने? 10 साल का, भारतीय नियोजन के इतिहास में, यानी कि भारतीय नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि दशक, रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य है। तो देखो इंपॉर्टेंट है, 1900, ऑप्शन गलत है, तो 1991 से ये 2000 है। तो 1991 से 2000, हालांकि आर्थिक सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार का दशक था, परंतु राजनीतिक, किसी को आर्थिक सुधार का 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुए थे, परंतु आर्थिक सुधार के साथ साथ हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर भारतीय जो राजनीतिक स्वरूप था वो अस्थिर रहा था, यानी कि बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। तो किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए, बांग्लादेश का जो आर्थिक विकास था वो ठीक ठाक चल रहा था पिछले 8-10 वर्षों से, परंतु अब राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी है वहाँ और जो आर्थिक गतिविधियां थी सबसे अधिक जो चोट है उन पर पहुंचेगी और उसको समय लगेगा। अगला प्रश्न,
योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो देखो, जो प्रकाशन विभाग है, यहाँ से योजना पत्रिका का जो है संचालन होता है। और सिविल सर्विसेज में जो ऐसे वगैरह या जो भी कोई नए टॉपिक आते हैं, यदि आप योजना पत्रिका से पढ़ते हैं तो आपको सफल होने के जो चांसेस हैं वो अधिक हो जाते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी गई प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये 1934 में आई थी पुस्तक। किसका आई थी? 1934 में। पहला ये दस्तावेज था जिस पर भारतीय योजना के लिए एक विशेष रूप से इस पर बात की गई थी। तो एम विश्वेश्वरैया की ये पुस्तक है जिसमें पहली बार व्यवहारिक रूप से भारतीय विकास योजना के बारे में बताया गया। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये। प्लानिंग एंड पुअर के किस प्रकार से हम योजना बनाते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, परंतु उन जो योजना बनाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, कहाँ पर कमी आती है, कहाँ पर चीजें होती हैं। तो यह है बी.एस. मिन्हास की पुस्तक है। कौन सी है? बी.एस. मिन्हास की। तो ये सीरीज खत्म हुई है। उम्मीद है कि आपको